हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कैप रोबोटिक्स सेंटर इटसेल्फ। माय नेम इज अविनाश श्रीवास्तव। कॉन्टैक्ट इन्फो दिया हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले बच्चों एक स्टूडेंट थी नेहा जयपुर से, उसने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि सपोज वी हैव अ व्हील, ठीक है, और व्हील में क्या है, एक स्पोक है। स्पोक मतलब जो आपकी तीलियां होती है इनकी, उसको स्पोक कहते हैं, ठीक है। स्पोक के किसी पॉइंट पी पर कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, दैट इज द फोर्स। स्पोक के किसी पॉइंट पी पे फोर्स लग रहा है। स्पोक के ओरिजिन से एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल की जो आपका एंगल है, दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री, ठीक है। ये गिवन एंगल है 30 डिग्री। स्पोक के हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो फोर्स लग रहा है उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स से डिस्टेंस है, टोटल आपका एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। पूछा गया था फाइंड द टॉर्क बाय दिस फोर्स एफ। इस फोर्स एफ के द्वारा इस व्हील पर, इस सिस्टम पर कितना टॉर्क लगेगा वो आपको निकालना है। तो उसका क्वेश्चन ये नहीं था कि उसको टॉर्क निकालना पता नहीं है, ऐसा नहीं था। टॉर्क उसको निकालना पता था। उसको पता था टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसको जब उसने रिजॉल्व किया इस चीज को, तो उसने कहा आर एफ साइन थीटा होना चाहिए भाई। लेकिन यहाँ थीटा क्या है, 30 डिग्री लें कि 45 डिग्री से। तो यहाँ पर बच्चों एक छोटा सा मतलब कॉन्सेप्ट है। अगर आप जल्दी में क्रॉस करो, आर क्रॉस एफ पढ़ लिया है तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता। आर क्रॉस एफ का मतलब आर एफ साइन थीटा जरूर होता है, लेकिन थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन आर एंड एफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन आर एंड एफ क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड एफ दिस विल बी द एंगल थीटा। और ये थीटा क्या होगा, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा रखोगे आप, वो थीटा लिखोगे, क्या लिखोगे, साइन 50 डिग्री। इससे आपका टॉर्क कैलकुलेट हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पर, तो उसको बताना चाहूंगा। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि वो मेरे बातों से कन्विंस हो गई होगी। तो उसका डाउट यही था कि सर इसमें थीटा क्या है। थीटा ऑब्वियस सी बात है, आर और एफ के बीच का एंगल है। तो आर और एफ के बीच का एंगल यहाँ पे क्या है, आर क्या है, व्हाट इज आर, आर इज द रेडियल वेक्टर। कहाँ पे, थ्रू द पॉइंट पी, जिस पॉइंट पी पे निकालना है उसका रेडियल वेक्टर क्या है, आर, ठीक है। भाई पॉइंट जहाँ पे फोर्स लगा होता है उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से ही तो रेडियल वेक्टर होती है। तो रेडियल वेक्टर आर जो है पी तक पॉइंट का डिस्टेंस, मतलब आपका उस वो वेक्टर जहाँ जिस डायरेक्शन में फोर्स का एप्लीकेशन लगा हुआ है, तो फोर्स का एप्लीकेशन पी पॉइंट पे लगा हुआ है, इसे रेडियल वेक्टर ये होगा। तो आर और एफ के बीच का एंगल साइन थीटा साइन 15 डिग्री, ठीक है, ना ही 30 ना ही 45। इससे आपको टॉर्क का कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि बच्चे मेरे इससे कंफर्म हो गई होगी। नहीं होगी तो आपको कॉन्टैक्ट इन्फो दिया है, इस पर आप अपने प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। अब बच्चों मेरा बेसिक तो क्या था आज का प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स का, एक बच्चे ने मुझसे एक 1 वीक पहले क्वेश्चन पूछा था कि सर स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम में दो मासेस कनेक्ट हैं, ठीक है, दैट इज M1 एंड दैट इज M2। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट C लेके चला था, ठीक है। उसने कहा था कि सर ये जो अगर हम सिस्टम को x डिस्प्लेसमेंट देकर, इफ सिस्टम इज डिस्प्लेस्ड बाय x, तो फाइंड द SHM ऑफ द सिस्टम, ठीक है। मासेस गिवन है M1 M2 और x गिवन है, क्योंकि सिस्टम को x फॉर्म में हमने डिस्प्लेस किया है। तो आपको SHM का फाइंड द टाइम पीरियड, आपको टाइम पीरियड निकालना है सिस्टम के SHM का। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, बहुत घुराने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। बेसिक अपने लॉजिक पे हम SHM के चलते हैं। अगर सिस्टम को x डिस्प्लेस किया, लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मासेस M1 and M2 by the system displacement x is x1 and या r x1 and x2, ठीक है। इस सिस्टम के x डिस्प्लेसमेंट के कारण इन मासेस का अपना डिस्प्लेसमेंट x1 और x2 अगर है, x1 x2 देखिए हमने एज्यूम किया है, सिस्टम में नहीं दिया, सिस्टम में सिर्फ x दिया है और SHM ऑफ सिस्टम निकालना है, M1 M2 दिए हुए हैं। तो हमने अपनी सहूलियत के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस मान लिया।
अब हम क्या करेंगे, कंसीडरिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन आउटवर्ड्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, F इज टू माइनस kx या माइनस सी एक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जनरली के कहा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट को, लेकिन सी मान के चला है, मैं इसको सी मान के समझाता हूँ, आप अपने हिसाब से जो कर लीजिएगा। तो माइनस को जो है, क्योंकि हमने जो आपका सिस्टम का पॉजिटिव एक्स जो है वो इस तरह से माना है, इसीलिए आपको अंदर रिस्टोरिंग फोर्स लगा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्योंकि रिएक्शन फोर्स की तरह कंसीडर किया जाएगा, इसीलिए उसकी डायरेक्शन को हमने ऐसे ले लिया है कि अगर हम पॉजिटिव एक्स को बाहर करेंगे तो नेगेटिव अपने आप अंदर आएगा। अब एसएचएम का बेसिक हम अगर सिनेरियो देखिए, एसएचएम का बेसिक सिनेरियो आप देखिए, ऐसे में क्या होता है, हम वही चीज लेके चल रहे हैं जो शुरू में हमें पता है, F इज इक्वल टू एम ए लेके चले। F क्या है, यह माइनस सी एक्स, ठीक है। फॉर M1, फॉर मास M1 के लिए क्या होगा, M1 d स्क्वायर x1 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी एक्स, ठीक है। फॉर मास M2 क्या होगा, M2 d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये देखिए, ये है कि हमने M1 के लिखा है, लेकिन यहाँ CX1 क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि F इक्वल टू माइनस kx में या CX में x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम होता है, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम, ना कि इंडिविजुअल मासेस का। अगर डिस्प्लेसमेंट का सिस्टम का x डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तब इक्वल टू माइनस kx में रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि दोनों के ही मैग्नेटिक वैल्यू लग रही है, दोनों के x के डिस्प्लेसमेंट से ही इन दोनों में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है दोनों में, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, जो F इक्वल टू माइनस kx में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम x लगेगा, ना कि x1 और x2। बच्चे 90% केसेस में गलती यही करते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम में x1 और x2 रख देते हैं, जो कि नहीं, कि हम आपको सिस्टम का x1 x2 तो हमारी मानी हुई चीज है, सिस्टम कितना डिस्प्लेस हो रहा है, x डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया। अब यहाँ पे ये वी कैन ऑल्सो से दैट, हम ये भी से कर सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि x इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है, तो ये किसके बराबर होगा, नेट x1 प्लस x2 के बराबर होगा। हम इसको अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो एक्सीलरेशन भी बराबर होगा, ठीक है। जब वो बराबर है तो एक्सीलरेशन भी बराबर होगा, है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट बराबर है, नेट डिस्प्लेसमेंट सिस्टम का है तो उसका एक्सीलरेशन भी उसका बराबर होगा। इस इक्वेशन में ये इक्वेशन रख दीजिए भाई, तो अगर हम रख देंगे तो क्या होगा भाई, हमारा डी स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे रखते हैं क्योंकि हमें इक्वेशन निकालनी है, डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इक्वल्स टू x1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस सी बाई m1 x माइनस या प्लस माइनस सी बाई m2 x, ठीक है। ये किसको समझ में नहीं आया, हमने x की डी स्क्वायर x1 डी स्क्वायर x1 और डी स्क्वायर x2, ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दिखा कर, डी स्क्वायर x1 बाई डी स्क्वायर क्या होगा, माइनस सी बाई m1 ये माइनस सी बाई m2 x हो जाएगा, ठीक है। रख दी। अब कुछ करना ही नहीं है, माइनस सी बाई ये माइनस सी एक्स कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या बचेगा, 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर निकाले माइनस सी एक्स क्या हो जाएगा, ये m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस सी में म्यू कर लें और म्यू को लिख लें लेट, जो म्यू है आपका वो क्या है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप देखिए इसको, मैथमेटिकली करेक्ट है ये भाई। इसको म्यू को नीचे रखेंगे तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 नीचे आएगा, तो m1 प्लस m2 ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बी द, इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम, इसको वी कॉल इट एज रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इसके से फायदा हमें क्या होगा, जो हमारी इक्वेशन बनी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई म्यू एक्स, ये क्या बनेगी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी बाई म्यू एक्स इज इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम बन गई है, उसी तरह दिख भी रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब इसको हम जरा बाइफरकेट कर देंगे,
इस तरह के क्वेश्चंस में टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 बाय रूट m बाई के, बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, या t इज इक्वल टू रूट m बाई, यहाँ पे c भी कर सकते हैं, लेकिन m क्या है, m इज द रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास की वैल्यू क्या होगी, t इज इक्वल टू 2 बाय रूट म्यू अपॉन c, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ फ्री स्प्रिंग ब्लॉक, ठीक है, जहां पे यूज द रिड्यूस्ड मास। तो जब तक ये बेसिक क्वेश्चंस को हम नहीं भूलेंगे तब तक एसएचएम बहुत इजीली कवर हो जाएगा, हमें को बहुत बड़ी समझने की रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सिस्टम्स कई तरह के भी आएंगे, इसलिए सिंपल बेसिक क्वेश्चन ऑफ एसएचएम आपको पता होना चाहिए, जो कि ये है। अगर बेसिक क्वेश्चन एसएचएम की पता है तो आपको कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो आपको हमेशा याद करने ही करने पड़ेंगे, क्योंकि सिस्टम्स कई तरीके के होंगे, ठीक है। सिस्टम से ये स्प्रिंग ब्लॉक एक है, अभी हम उसमें कुछ और लगा दें, खुली लगा दें, तो आपको दोबारा इन्हीं क्वेश्चन को करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये x क्यों लिया गया, x1 x2 क्यों नहीं लिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब बहुत से लोग कहेंगे सर इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इंक्रीज हुई डिक्रीज, तो हम क्या जानते हैं कि W जो होता है F डॉट D होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या है वो वही वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x, क्यों 0 से x, इनिशियली सिस्टम अनडिस्प्लेस्ड था, x डिस्प्लेसमेंट उसमें किया गया है, एट रेस्ट से लेके s तक का डिस्प्लेसमेंट माइनस cx dx, ठीक है, क्लियर है, क्या हो जाएगा माइनस c बाई 2 x स्क्वायर, ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ गया, हाफ cx स्क्वायर, जो स्टोरिंग फोर्स है इसलिए माइनस लगा हुआ है। सपोज अब आपसे कहा जाए, कहा जाता है सिस्टम r0 के इलोंगेशन पे था और फिर वो r1 के इलोंगेशन पे उसको कर दिया गया, सपोज r0 जो है, लेट r0 इनिशियल इलोंगेशन था, ठीक है, r1 जो है वो फाइनल इलोंगेशन है सिस्टम का, इलोंगेशन ऑफ सिस्टम, ठीक है, r0 इनिशियल इलोंगेशन था, r1 फाइनल इलोंगेशन हो गया, तब यहीं पर हमें क्या हो जाएगी, बेसिक यहाँ पे ध्यान मत दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा r0 से r1 माइनस cx dx, तो जब निकलेगा क्या निकलेगा, c बाई 2 r माइनस r0 का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अगर कोई स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है r0 के इनिशियल पोजीशन से r1 की फाइनल पोजीशन या r के फाइनल पोजीशन पर, ठीक है, अगर कोई स्प्रिंग इनिशियली स्ट्रेच इनिशियली r0 कंडीशन पर है, r1 तक स्ट्रेच हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का चेंज जो होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ही प्रिसाइज, आपको देखने में भले ही बड़ा जो हॉच-पॉच हो गया है वो ज्यादा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये चीजें जो हैं बहुत इजी हैं, और जब तक अपने बेस से हम लगे रहेंगे, चिपके रहेंगे इस बेस से, तब तक कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ऐसी नहीं है जो आप सॉल्व ना कर पाए, ठीक है। कोई चीज, दोनों ही प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम 1 और ये प्रॉब्लम 2, दोनों ही प्रॉब्लम हमारे बच्चों ने भेजे थे इस मेल आईडी पर, इस तरह ये चीज हमें आप थोड़ा सा ब्रीफली बता दीजिएगा, तो इन प्रॉब्लम्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। इस तरह से और प्रॉब्लम आप भेजते रहिए, हम डिस्कस करते रहेंगे, और वी आर हियर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स अंडर स्कैप सेंटर लखनऊ। ओके, थैंक यू।